Hello friends, welcome to my channel SK Helping Hands for class 1 to 12। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चंस के आंसर्स बहुत इजीली लिख सकते हैं। हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। आपको बहुत सारी गाइड्स में ये आंसर्स मिल जाते हैं, परंतु वहाँ पे भी हमें इसके मुख्य बिंदु जो हमें मेंशन करने होते हैं नहीं दिए गए होते। सो डू वॉच द वीडियो टिल द एंड। अंत तक वीडियो को ज़रूर देखिए और अपने नंबर पक्के कीजिए। रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चंस जनरली पोइट्री सेक्शन के लिए क्लास 10 के लिए पूछे जाते हैं, तो आपको किस तरीके से उसका उत्तर लिखना है यही हम लोग अपने आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे, देखेंगे। जब आप लोग को लिखना है तो सबसे पहले आपको रेफरेंस लिखना होता है। रेफरेंस लिखने के लिए आपको सबसे पहले अपने आंसर में पोयम, जिस पोयम से लाइंस ली गई हैं वो, और पोएट का नाम जिसने उस पोयम को कंपोज किया है वह नाम लिखना होता है। इसके बाद हमारे पास कॉन्टेक्स्ट आ जाता है। कॉन्टेक्स्ट के लिए आपको लोकेशन ऑफ द गिवन लाइंस, हमें क्या लेना है? लोकेशन ऑफ द गिवन लाइंस, हमें वो स्टेंजा बताना है। इसके अंदर हम बताएंगे कि आप कंफ्यूज होंगे कि लोकेशन क्या, तो आपको इसके अंदर स्टेंजा बताना है कि किस स्टेंजा या लाइन में ये बात ली गई है। जो भी लाइंस दी गई है वो एक्चुअली कौन सा स्टेंजा है। तो जब भी आप पोएम पढ़ते हैं तो आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए कि उसके अंदर कितने पैराग्राफ्स वगैरह दिए गए हैं, स्टेंजा कितना दिया गया है। तो आप ध्यान से देखेंगे उसको और आप लोकेशन को बताएंगे। जबकि आप गाइड्स में इस तरीके की चीज़ें नहीं बताई गई होती, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपको उसमें जो पॉइंट लेना है वो लेना है आपको जिस्ट ऑफ द पोएम। आप लेंगे जिस्ट ऑफ द पोएम एंड ऑफ द लाइंस इन शॉर्ट। तो यहाँ पे आप पोएम का एक तरीके से जिस्ट बता देंगे जो कि आपके उसको कवर अप करता है, पोएम के मेन मीनिंग को। और आप सिचुएशन भी बता सकते हैं कि ऐसी किस सिचुएशन से प्रवोक होकर के, प्रेरित होकर के पोएट ने ये कविता का वर्णन किया है। जो हमारा थर्ड पॉइंट रहेगा, मेन पॉइंट, वह रहेगा एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन में आप एक बात ध्यान रखेंगे, आप कोई भी पोएम जब करते हैं तो उसके प्राय कर दो मीनिंग होते हैं। लिटरल मीनिंग यानी कि जो उसके शब्दों के द्वारा प्रकट होता है, और हिडन मीनिंग जो कि वहाँ पे सिंबल्स के द्वारा प्रयोग किया गया है। कुछ खास बात, कोई खास संदेश वे छिपे हुए शब्दों में जो पोएट देना चाहता है उनको आपको मेंशन करना होगा। तो हम लिटरल मीनिंग एंड हिडन मीनिंग दोनों को लेंगे। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है हमारा क्रिटिकल एप्रिसिएशन। क्रिटिकल एप्रिसिएशन के लिए प्रायकर गाइड्स में देखते हैं आपको 2-3 बिंदु दे दिए जाते हैं एंड दैट इज़ सफिशिएंट। नहीं मित्रों, आपको क्रिटिकल एप्रिसिएशन अच्छे से देना है। आपको क्रिटिकल एप्रिसिएशन के लिए राइम स्कीम देनी होगी एंड और आपको देना होगा क्या? डिक्शन एंड डिक्शन देना होगा। डिक्शन मतलब उसमें किस तरीके का शब्दों का प्रयोग किया गया है। यदि उसके अंदर कोई एल्यूजन्स दिए गए हैं, एल्यूजन्स होता है आपको कोई उदाहरण दिए गए हैं, कोई प्राचीन कहानियाँ दी गई हैं, बिब्लिकल रेफरेंसेस दिए गए हैं, किसी विशेष कहानी की तरफ संदर्भ किया गया है प्राचीन, तो वो आपको मेंशन करना होता है। साथ ही में इसके बाद आपको फिगर ऑफ स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच आप जानते ही हैं कि क्या होता है। फिगर ऑफ स्पीच आपको मेंशन करने होंगे। प्रायकर सभी पोएम्स में एलिटरेशन, सिमिली, मेटाफर, इस तरीके के फिगर्स ऑफ स्पीच मेंशन दिए गए होते हैं, उनका प्रयोग अक्सर किया गया होता है, तो आपको वही प्रयोग करना होगा।
फिर टोन ऑफ द पोएम या मूड ऑफ द पोएम आप मान सकते हैं, यानी कि उस पोएट का मूड क्या था पोएम लिखते समय। ये मैं लेफ़्ट हैंड से लिख रही हूँ, सो सॉरी, थोड़ा सा राइटिंग का प्रॉब्लम हो जाता है लेफ़्ट हैंड से लिखते हुए। मूड जो है पोएट का वो आपको मेंशन करना है। नेक्स्ट विल बी सिग्निफिकेंट टर्म्स एंड फ्रेजेस। दोस्तों ये आपको किसी गाइड में किसी वीडियो में नहीं बताया गया होगा अब तक, जो यहाँ पे बताया जा रहा है आपको सिग्निफिकेंट टर्म्स एंड फ्रेजेस को अलग से एक्सप्लेन करना होता है लास्ट के क्रिटिकल एप्रिसिएशन में, एंड दिस विल डेफिनेटली एड टू योर एक्स्ट्रा नंबर्स, एक्स्ट्रा मार्क्स यू विल बी स्कोरिंग देयर, दिस इज़ अ गारंटी। आप एक्स्ट्रा मार्क्स जरूर स्कोर करेंगे। सो rhyme scheme, diction, figure of speech, tone and significant terms and phrases यदि वहाँ पे कोई है तो आप उसको mention कीजिएगा। Thank you and like and share the video.